नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आप सभी का श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां हम विषय समझ को बेहतर और रुचियां बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज हमारी फिजिक्स विषय में सीनियर सेकेंडरी फिजिक्स की बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए एक संभावित प्रश्न प्रारूप को हल करते हैं। और आज का हमारा प्रश्न है, हाइड्रोजन जैसे परमाणु में ऊर्जा स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए बोर की अभिधारणाएं क्या हैं और किसी हाइड्रोजन जैसे परमाणु में nवें कक्ष में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की कक्ष त्रिज्या Rn और कक्षीय वेग Vn का सूत्र किस तरह से व्युत्पन्न किया जाता है, दूर करते हैं फिजिक्स में आपके उलझन और शंकाओं को और समझते हैं हाइड्रोजन जैसे परमाणु में बोर की अभिधारणाएं। हमारी बोर्ड की परीक्षाओं में जो प्रश्न प्रारूप है उसकी भाषा हो सकती है, बोर की अभिधारणाओं के द्वारा हमें हाइड्रोजन जैसे परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो कक्षीय त्रिज्या है और कक्ष में घूर्णन करते समय जो कक्षीय वेग है उसकी अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन सूत्र को डिराइव प्राप्त करना है। तो पहले हम बोर की अभिधारणाएं अगर समझें तो वो 3 स्टेटमेंट है जो हाइड्रोजन जैसे परमाणु में जो विभक्त लाइन स्पेक्ट्रा आता है उसे अच्छी तरह से समझा देते हैं। जो पहली अभिधारणा है वो कहती है कि इलेक्ट्रॉन जो नाभिक है उसके चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है और वृत्ताकार गति करते हुए किसी कण में जो अपकेंद्रीय बल लगता है, सेंटीपेटल फोर्स लगता है, जिसे हम mv²/r सूत्र से निकालते हैं। यहाँ m घूमते हुए वृत्ताकार कक्ष में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v उसका कक्षीय वेग है और r कक्षीय त्रिज्या है। और ये अपकेंद्रीय बल सेंटीपेटल फोर्स नाभिक के धनावेश और कक्षीय इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश के बीच में जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है, जिसे कूलॉम के नियम से हम kZe²/r² के सूत्र से निरूपित करते हैं, उन दोनों की संतुलन से कक्षीय गति को स्थिरता प्राप्त होती है। यहाँ अपकेंद्रीय बल mv²/r स्थिर वैद्युत आकर्षण kZe²/r² के बराबर रखें तो हम v² को kZe²/mr जब लिखते हैं तो वेग को त्रिज्या के रूप में, या इसी तरह से हल करने पे हम r को kZe²/mv² अर्थात त्रिज्या को वेग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम इस समीकरण से जो 2 परिवर्तनशील वेरिएबल राशियां हैं, कक्ष की त्रिज्या और कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग, इन दोनों को आपस में अंतः संबंधित कर सकते हैं, एक को दूसरे के रूप में लिख सकते हैं। बोर अभिधारणा का दूसरा कथन वर्तुल पथ में घूर्णन गति करते हुए इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं में स्थिरता को परिभाषित करने के लिए क्वांटम प्रतिबंध को समझाता है। और इस कथन अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल कुछ खास पहले से परिभाषित स्थिर कक्षाओं में ही वर्तुल कक्ष में घूर्णन गति कर पाएगा, जहां क्वांटम प्रतिबंध के अनुसार घूर्णन गति करते समय उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो, अर्थात इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान m है, अगर वो v वेग से कक्ष में वर्तुल गति कर रहा है और कक्ष की त्रिज्या r है, तो घूर्णन गति करते समय उसका कोणीय संवेग, जिसे हम कैपिटल L से इंकित कर सकते हैं, mvr के गुणा के बराबर है। और ये कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होगा, अर्थात इसके मान n 1 2 3 के लिए पहले कक्ष में h/2π, दूसरे कक्ष में घूर्णन करते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का 2 गुना, तीसरे कक्ष में यही कोणीय संवेग h/2π का 3 गुना होगा। अर्थात कक्ष में घूर्णन करते समय हाइड्रोजन परमाणु जिन स्थिर कक्षाओं में घूर्णन करेंगे वहां कोणीय संवेग विभक्त क्वांटीकृत डिस्क्रिट मान रखेगा, कोणीय संवेग सतत रूप से नहीं बदलेगा, वो विभक्त रूपों में h/2π के पूर्ण गुणज रूप में ही हो सकता है। यहाँ h प्लांक का स्थिरांक है जिसका मान नियत है 6.6 × 10⁻⁻34 और इकाई जूल/सेकेंड। जब एक इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा को लेन देन नहीं करने वाली कक्षा में घूमता है तो वो ना तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है ना ही अवशोषण करता है, और प्रत्येक स्थिर कक्षा में इलेक्ट्रॉन के साथ एक निर्धारित मात्रा में ऊर्जा जुड़ी होती है। जैसे कि पहले जिसे हम बूस्टर कहते हैं उस पर ऊर्जा न्यूनतम -13.6 eV है। ऋण चिन्ह ऊर्जा में ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति करते हुए स्थायित्व को प्रदर्शित कर रहा है, न्यून ऊर्जा की स्थिति अधिक स्थायित्व बताती है, तो भू स्तर पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्थायी अवस्था में रहता है। इसी तरह से दूसरे, तीसरे और चौथे कक्ष में ऊर्जा का मान क्रमशः -3.4 eV, -1.51 eV, 0.85 eV एक निर्धारित मान रखता है। और जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएगा
ट्रांजिट करेगा, संक्रमित होगा, स्थानांतरित होगा, तो ऐसी स्थितियों में वो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण कर सकता है। लेकिन एक ही कक्षा में रहते समय इलेक्ट्रॉन स्थिर कक्षा में व्यवहार करता है और वो गैर विकिरणकारी है, और उसमें घूर्णन करते समय इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा ना उत्सर्जन करेगा। n=1 भू स्तर पर रहने वाला इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्थायी है और इस स्थिति में ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होगा, वो केवल ऊर्जा का अवशोषण कर सकता है। और ऊर्जा का अवशोषण कई प्रकार से हो सकता है। हम अगर परमाणु को गर्म करते हैं या उसे विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्रों में रखते हैं, उस पर किसी ऊर्जित कण जैसे इलेक्ट्रॉन का प्रहार होता है या परमाणुओं पर ऊर्जा फोटोन विकिरणों का आपतन होता है, तो ऐसी स्थिति में कक्षीय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर भू स्तर से उच्च स्तर पर उत्तेजित होकर चला जाएगा। तो अवशोषण से इलेक्ट्रॉन भू स्तर n=1 से n 2 3 4 5 ऐसे ऊर्जा स्तरों पे उच्च ऊर्जा के स्तरों पर स्थानांतरित हो जाता है। और जब उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन निचले ऊर्जा स्तरों पर स्थानांतरित होते हैं तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, और ऐसे उत्सर्जन सदैव एक फोटोन विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में होते हैं। अगर एक ऊंचे n2 लेवल का ऊर्जा स्तर En2 है और नीचे कम ऊर्जा का मान En1 है, तो दो ऊर्जा स्तरों का जो ऊर्जा अंतर है जो पूर्व निर्धारित है, उस ऊर्जा अंतर के संगत एक फोटोन विकिरण के रूप में उत्सर्जित हो जाएगा। और अगर फोटोन की आवृत्ति न्यू है और प्लांक का नियतांक h है, तो फोटोन की ऊर्जा h न्यू ही दो ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर होगी। क्योंकि ऊर्जा स्तर पहले से निर्धारित ऊर्जा मान रखते हैं तो उनका अंतर भी पहले से निर्धारित है, तो संक्रमणों से एक निर्धारित आवृत्ति का विकिरण प्राप्त होगा। यही बोर का विकिरणों की आवृत्ति का समीकरण रूप हो गया है। दो ऊर्जा स्तरों का अंतर फोटोन की ऊर्जा h न्यू होगी। हम बोर की अवधारणाओं से हाइड्रोजन जैसे परमाणु जिसमें कक्ष में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, उनके लिए इलेक्ट्रॉन की किसी भी कक्ष की त्रिज्या, जैसे nवें कक्ष की त्रिज्या Rn, और कक्ष में घूमते समय इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसे हम हीलियम या लिथियम के लिए लगाना चाहेंगे तो हीलियम एकल आयनित होना चाहिए। दो इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन आयनन से बाहर निकल जाए और अब कक्ष में अगर एक ही इलेक्ट्रॉन हो तो ये नियम लगाया जा सकता है। इसी तरह से डबली आयनाइज्ड लिथियम के लिए भी ये हाइड्रोजन लाइक मॉडल लगाया जा सकता है। हमारी बोर अभिधारणाओं में से एक अभिधारणा थी वर्तुल गति करते समय अब केंद्रीय बल mv²/r नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में स्थिर वैद्युत आकर्षण kZe²/Rn² के बराबर है। और इस समीकरण से अगर हम Rn² को पक्ष रूपांतरण करें, Rn से भाग दें, तो Rn का मान mv² को दूसरे पक्ष में ले जाने पर वो हर में आ जाएगा और त्रिज्या kZe²/mv² हमारा पहला समीकरण प्राप्त हो गया है। जो हमारी दूसरी अवधारणा थी स्थिर कक्ष में कोणीय संवेग के क्वांटीकृत की, वो कहती है कि कक्ष में घूर्णन गति करते समय इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान m का अगर वेग v और त्रिज्या Rn हो तो कोणीय संवेग mv/Rn h/2π का पूर्ण गुणज होगा, जहां h प्लांक का नियतांक है। और इस समीकरण से हम कक्ष के वेग को त्रिज्या के रूप में nh/2πmRn लिख सकते हैं। अब अगर हम पहले समीकरण में v की जगह दूसरे समीकरण से जो v का मान हमें r के अनुरूप आया है nh/2πmRn, वो अगर लिख देते हैं तो कक्ष की त्रिज्या हो गई है kZe²/m, और यहाँ हर में जो हरांक आया है वो वर्ग होने के बाद अंश में चला जाएगा और ये हो जाएगा 4π²m²Rn²। अगर इसे हम हल करें तो Rn² के अंदर Rn का पक्ष रूपांतरण के बाद भाग होगा और Rn का मान पक्ष रूपांतरण के बाद ये m तो यहाँ कट जाएगा, n²/h² दूसरे पक्ष में अंश में आ जाएंगे और ये हो जाएगा 4π² k 1m e² k की जगह अगर हम 4πε लिखते हैं तो हमारी त्रिज्या जो n²/z के अनुपात में है, हल करने पर यहाँ पर 4 और पाई कट जाएगा, एक पाई कट जाएगा और ये बचेगा ε h²/πm e²। ये सभी नियतांक है। ε0 हवा की विद्युतशीलता 8.854 × 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर, h प्लांक नियतांक 6.6 × 10⁻34 जूल × सेकेंड, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, e इलेक्ट्रॉन का आवेश। अगर इनके मान रखे जाते हैं तो ये ब्रैकेट में आई हुई राशि 0.529 एंगस्ट्रॉम के बराबर हो जाएगी। और हमारा सूत्र बता रहा है कि nवें कक्ष में हाइड्रोजन जैसे परमाणु में जिसमें परमाणु क्रमांक नाभिक में प्रोटॉन की संख्या z हो, nवें कक्ष में ये n²/z के समानुपाती है और समानुपाती स्थिरांक 0.529 एंगस्ट्रॉम है। अर्थात हाइड्रोजन के पहले कक्ष की त्रिज्या में n1z1 मान 0.529 एंगस्ट्रॉम है और यही त्रिज्या दूसरे कक्ष में
n का मान 2 रखने पर 4 गुनी, तीसरे कक्ष में n का मान 3 रखने पर 9 गुनी, इसी तरह से चौथे कक्ष में 0.59 एंगस्ट्रॉम की 16 गुनी हो जाएगी। और अगर ये हाइड्रोजन के बजाय हम डबली आयनाइज्ड लिथियम के लिए निकालना चाहें तो पहले कक्ष में ये त्रिज्या z का मान 3 रखने पर 0.529 एंगस्ट्रॉम की 1/3 रह जाएगी। हम हाइड्रोजन जैसे परमाणु में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में वेग vn को भी ज्ञात कर सकते हैं। पहली अवधारणा के अनुसार अपकेंद्रीय बल mv²/r स्थिर वैद्युत आकर्षण बल kZe² और Rn² के बराबर है और त्रिज्या का मान वेग के रूप में kZe²/mv² हमें ज्ञात हो गया है, पहला समीकरण। और दूसरी अवधारणा के अनुसार कोणीय संवेग mvr का गुणा h/2π का पूर्ण गुणज है और वेग nh/2πmr हमारा दूसरा समीकरण आ गया है। दूसरे समीकरण में त्रिज्या की जगह पहले समीकरण से मान को रखने पर हम r की जगह जब kZe²/mv² लिख चुके हैं तो हर में हरांक mv² ऊपर आ जाएगा। हल करने पे v² में v का भाग v हो जाएगा और यहाँ हर की राशि दूसरी तरफ अंश में 2πmZe² हो जाएगी। k की जगह जब हम 1/4πε लिखेंगे तो वो हर में आ जाएगा और हर में दूसरी राशियां हैं n h m। और अगर हम अनुपातिक संबंध देखें तो z और n बाहर आ गए हैं और हल करने पर 2π से 4π काटने पर नीचे केवल 2ε0 और प्लांक नियतांक h रह जाएगा, ऊपर e² है। इन सभी नियतांकों का अगर मान रखें तो ये संख्यात्मक रूप से 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, जो प्रकाश वेग का 1/137वां भाग है। और अनुपातिक संबंध z/n है जो बता रहा है कि हाइड्रोजन जिसके लिए z का मान 1 है, पहले कक्ष n = 1 में इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड होगा और दूसरे कक्ष में ये वेग आधा, तीसरे कक्ष में 2.2 × 10⁶ का 1/3 रह जाएगा। और अगर हम हाइड्रोजन की बजाय हीलियम में ये वेग निकालना चाहेंगे तो पहले कक्ष में एकल आयनित हीलियम में z का मान 2 ये बता रहा है कि ये वेग हाइड्रोजन के वेग से 2 गुना 4.4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड होगा एकल आयनित हीलियम के पहले कक्ष में। तो z अधिक होने पे वेग बढ़ता है और n अधिक होने पे वेग व्युत्क्रमण अनुपात में घटता है। उम्मीद है इस छोटी सी लर्निंग वीडियो ने बोर्ड परीक्षा में जो एक संभावित प्रश्न था उससे संबंधित सभी उलझनों को दूर कर दिया है और अब आप समझ गए हैं हाइड्रोजन जैसे परमाणु को समझाने के लिए बोर की अभिधारणाएं क्या हैं और हम ऐसे परमाणु में वर्तुल गति में गुणन करते हुए इलेक्ट्रॉन की nवें कक्ष की त्रिज्या और nवें कक्ष में वेग को भी ज्ञात कर सकते हैं। त्रिज्या n² अनुपात रखती है और वेग z/n अनुपात रखता है। हमारी फिजिक्स में उलझन श्रृंखला की अन्य वीडियो भी इतनी ही उपयोगी हैं जिन्हें आप अपने अध्ययन के साथ साथ दोस्तों के साथ भी साझा कर सकते हैं। ध्यान रहे, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप हमारी वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हैप्पी लर्निंग, हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।